हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? जी हाँ, आप थंबनेल ही देख के पहचान गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पर 15 वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर किसी भी चैनल पर देखते हैं और मेरा एक वीडियो जो 2 घंटा के करीब है उसे देखते हैं, तो आपको बात बराबर होगा। डैट मीन्स ये इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2 घंटा का बहुत ही टच करेगा, जो 2 फरवरी का होने वाला है। जी हाँ, 2 फरवरी दूसरा महीना, ठीक है ना, 2023। मैं तरसों की बात कर रहा हूँ, 1 तारीख के बाद। ठीक है, ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इसे हल्के में मत लेना। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो से हट जाइएगा, स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। आपको देखने में मजा आ जाएगा, देने में भी मजा आ जाएगा। बस अपना मेन जो वक्त है, आपका जो मेन जो टाइम है वो बस इसमें दे दीजिए, 2 घंटा। ये 2 घंटा आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। ठीक है ना, उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। ये गोल्डन टेस्ट सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, अगर समय है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जी हाँ, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 70 में 35 आप पक्का मारेगा इस वीडियो से। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप एक बार देख के देखिए, अगर नहीं आया तो अब जे कहिएगा से। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ना इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या है, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पहला कंजर्व्ड फोर्स, सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या ऑल। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्व्ड फोर्स भी, सेंट्रल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स सब होता है। यानी कि यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी पर जाइएगा, ऑल, सभी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बताइए क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। क्लियर। तीसरा देखिए, द एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर किसका मात्रक होता है? तो आपको पता होगा कि क्यू बराबर होता है आई टी। क्लियर। तो आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसका होगा एम्पियर, और टी का होता है सेकेंड, लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट यूनिट लिया आवर। तो एम्पियर आवर भी चार्ज का हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं। तो इस तरह से आपका, ठीक है ना, जो राइट आंसर होगा एम्पियर आवर वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। क्लियर, कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर 20 द राइट। चलिए ठीक है, आगे आपका चौथा में कर रखा है कि एटी इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। एटी किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है? तो आपको पता होना चाहिए कि एटी जो होता है, एटी ए का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और टी का मतलब टाइम। तो एटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला 5 में आपका कह रखा कि वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम वैल्यू का कितना होगा। ठीक है ना, 1 कूलम वैल्यू का मान कितना होता है, कितना ESU होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁹ ASU। ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए पर जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? ए पर। ठीक है ना, क्लियर, सबको समझ में आ रहा? चलो फटाफट देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए छठा देखिए, छठा कहता है कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ये नहीं रहे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तो फ्राइड पर मीटर मारेंगे, यानी कि फ्राइड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी द राइट जाएंगे, सी की तरफ जाएंगे, सी की तरफ। ठीक है ना, कहाँ जाएंगे? सी की तरफ जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8.85 × 10⁻12 फ्राइड मीटर इनवर्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 में आपका कहता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए में वोल्ट मीटर इनवर्स, और बी में ऑप्शन है न्यूटन कूलम इनवर्स, और सी में है बोथ, और डी में वोल्ट मीटर के पावर -2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या होती है, जो यहाँ पर यूनिट होगा वो वोल्ट मीटर इनवर्स भी होगा और न्यूटन पर कूलम भी होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट जाएगा, दोनों होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज होता है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट्स में आप देखे होंगे, वहाँ पर ही क्या मिलेगा आपको मिलेगा dV बटा dr भी आप देखे होंगे जरूर, इससे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आपको क्या कहता है, देखिए आगे आपको यहाँ पर कहता है, ठीक है ना, आगे आपको यहाँ पर कह रहा है अगला
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका करा द वैल्यू ऑफ द कोलम्बियन कांस्टेंट। कोलम्बियन कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होनी चाहिए कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। डी पर जाएंगे सब बच्चे, कहाँ जाएंगे? डी पर कहाँ पर जाएंगे? डी पर जाएंगे। ठीक है, देखिए हमको उतना भी वक्त नहीं था जिसकी वजह से मैं टाइपिंग कर सका, इसलिए मैंने ऐसा ही मैं थोड़ा वीडियो को कर रहा हूँ अपलोड, उससे दिक्कत नहीं होगा। आपको जानने की ज़रूरी है, ठीक ना। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको डिजिटल पर मिल रहा है या किसी और तरह का मिल रहा है, ठीक ना। आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपको कितना बेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, टाइपिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मैं ऐसा आपको सामने बना के दे रहा हूँ। बस आपको ध्यान से देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चल देखिए नाव के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो। कैसे होता है? जीरो। तुम देखते जाओ फटाफट देखते जाओ। अगला कहता है 10 में क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट। यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट के द्वारा, प्लेन शीट किसके द्वारा? प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बी पर जाएंगे। बी इज द राइट, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए 11 क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड इट्स मास। अगर एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो बताइए उसकी मास क्या होगी? तब कॉस उसकी मास भी बढ़ जाएगी। याद रखना, मास कैसे बढ़ जाता है कि जब एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसकी वजह से उसका मास बढ़ जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो याद रखना कि जब बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो उसकी मास बढ़ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो घट जाएगा। और अगर खाली बोलता है कि एक बॉडी को चार्ज किया जाता है रेविंग मेथड द्वारा, तो याद रखना उसकी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि वह स्पेशल नहीं बोला कि पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, जिसे हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 80 सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। 13 में क्या कहता है आपका? 13 में कहता है कि द सीजीएस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सीजीएस मात्रा क्या होता है? 13 में चले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिबाई। क्या होता है? दिबाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। डी पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डी पर जाएंगे। चलिए 14 में आपका क्या कहता है? 14 में कहता है कि द एस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूं एसआई यूनिट क्या होगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर एसआई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है पहले बताओ। तो यानी कि कूलाम पर कूलाम मीटर होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर, तो यहाँ पर कहीं तो आपको कूलाम मीटर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। ए इज द राइट, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। बस आप देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक ना। जितने भी ये सारा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, बस 2 फरवरी को हम छूटना नहीं चाहिए, बस इसको देखते जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट। लास्ट तक जरूर वीडियो को देखना, स्किप मत करना, वरना नुकसान आप ही को हो सकता है। बस वक्त देते जाओ, ठीक है। तो चलो अब ये अगला 13 में देख लेते हैं कैसा। चलिए देखिए 13 में क्या कहता है। 13 में आपका आगे 14 था, ये 15 में देखिए। 15 में आपका कहता है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए साइड डायपोल एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का सही संबंध क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सियल लाइन के दुगने के बराबर नहीं होती है। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड की दुगना के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जाएंगे। ए पर जाएंगे, सारे बच्चे ए पर जाना, ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ 16 में कहता है आपका कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। MLTA, मतलब m⁴0 LTA, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फार्मूला, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला। चलिए 17 की तरफ आएंगे सब बच्चे। कहता द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर पर वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। बस थोड़ा सा गौर फरमाना है तुमको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वोल्ट पर मीटर, लेकिन यहाँ पर मैं क्या पूछा हूँ 17 का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो आपका राइट आंसर बी पर जाएंगे, वोल्ट मीटर जाएंगे। क्लियर, चलिए 18 क्या जाए। 18 का कहता है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ए पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ए पर जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे आपको देखना 19 का देखिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इंक्लूज बाय द सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द, ठीक है, सरफेस इज कितना? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कराने। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक डायपोल है जो एक सरफेस से बंद है। जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ और एक पूरे सरफेस से बंद हुआ है। क्लियर, अब बताना कि इसे टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। तो गॉसेस का क्या कहना
पढ़ा था कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से पास होने वाला 1/0 इंटू क्यू इनसाइड, टोटल अंदर का चार्ज। तो टोटल अंदर में चार्ज कितना होगा जी, तो डायपोल में चार्ज कितना होता है 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, यानी कि कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे सारे बच्चे, सी पर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी पर करना पड़ेगा, सी पर, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, 20 में कहता है यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी, ठीक है, ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, तो आपको पता है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से आप यूनिट नहीं निकाल लीजिएगा जी, कूलम पर मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बी पर सारे बच्चे जाएंगे, फटाफट देखते जाओ, फटाफट बी पर जाएंगे, बी इज द राइट, बी इज द राइट। आगे कहता है 21 में कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो सारे बच्चे बी पर जाएंगे, बी पर 1.8 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, या फिर केजी इनवर्स हो जाएगा, यानी कि सारे बच्चे बी पर जाइएगा, बी पर, बी आपका राइट हो जाएगा। 21 का कितना बी। चलिए अब आते हैं 22 में, 22 का कहता है यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंक्लूज बाय द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस थ्रू द सरफेस इज कितना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 22 को ध्यान से लेकर आप लोग यहाँ पर सारे बच्चे जीरो मार सकते हैं, पर यहाँ पर जीरो नहीं होगा, गॉसेस लॉ यहाँ पर है। कहता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब एगो चार्ज रखा हुआ एक सरफेस के अंदर में, क्लियर। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी, तो पता है ना आपका जी, तो 1/0 इंटू क्यू इनसाइड, अंदर में चार्ज तो एक ही गुना है ना, तो Q/0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में ए इज द राइट। सारे बच्चे ए पर जाएंगे, सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ए पर जाएंगे। चीज़ों को समझो, फटाफट समझते जाओ, ठीक है ना। कितना होगा आपका राइट आंसर, ए इज द राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बताया कितना 19 में आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट में टोटल चार्ज कितनी होती है, तो जीरो होती है, बट यहाँ पर चार्ज एक हुआ है, इसलिए आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए टेस्ट में आइए फटाफट। कहते द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैन नॉट ए बॉडी, एक बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कौन नहीं हो सकती है, तो ये आपका होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट हो जाएगा। सी नहीं हो सकता है, आप निकाल सकते, देखिए 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, और कटेगा भी तो पॉइंट में आएगा सी, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं होना चाहिए। चलिए आइए 24 के फटाफट आइए, तो कहता है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। कौन सा, डी इज द राइट, आपका डी यहाँ पर मारेंगे राइट, 24 का डी मारेंगे। चलिए अगला दो 25 के कहता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, देखिए आप यहाँ पर फिगर दे सकते हैं, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी द राइट हो जाएगा, यानी कि 4/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसे निकाल सकते हैं, ये आपका पैरेलल हो गया, ये आपका सीरीज हो गया, ठीक है, करके आप निकाल सकते हैं, आपका बहुत ही आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए 26 का देखिए, इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट आपका एनर्जी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, सारे बच्चे ए पर जाएंगे, क्लियर। चलिए अगला 27 का देखिए फटाफट सुन, देखिए 27 में आते हैं। कहता है 27 का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो स्फीयर कंडक्टर इज, कहता है कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर दी जाएगा, यानी कि देखिए काम लिखे हैं कि सेम एज द ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो अंदर में पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है अंदर में, इस बात को याद रखना। 27 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर कंडक्टर इज क्या, सेम एज द ऑन द सरफेस, मतलब जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगी, ठीक है ना, हॉलो स्फीयर को उसके अंदर में पोटेंशियल भी वही होगा। चलिए 24 में 28 में ये फटाफट सुन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो 28 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। डी पर जाएंगे सारे बच्चे, डी पर जाएंगे, हम देखते जाओ 1 2 4 2 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए आगे आते हैं 29 में, कहता है फ्राइड इज द यूनिट ऑफ द, फ्राइड किसका मात्रक होता है, तो फ्राइड जो मात्रक होता है वो आपका पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी का होता है, यानी कि ऑप्शन में सारे बच्चे सी पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सी पर। चलिए 30 में आइए, 30 में आपका क्या रखा है कि 30 में क्या रखा कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटर इंक्रीज विथ, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कब इंक्रीज होता है, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटी होती है वो कब इंक्रीज होता है, आपको पता होना चाहिए, जब उसकी एरिया को इंक्रीज कर दीजिएगा तब, यानी कि ऑप्शन में सब बड़े सारे बच्चे सी पर जाइएगा, कहाँ पर जाइएगा, सी पर जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं 31 में कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता आपको
होता है आपका ई बराबर किसके, ई बराबर या फिर के बराबर क्या होता है, माइनस डी बी बटा डी आर होता है। सारे बच्चे इस पर जाएंगे, माइनस डी बी बटा डी आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड की बात करता तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट फटाफट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 32 का देखते हैं। 32 का देखिए, 32 का क्या कहता है आपका, 32 का कहता है 1 फ्राइड इज इक्वल टू, 1 फ्राइड में किसके बराबर होता है, 1 फ्राइड, 1 फ्राइड। तो 32 का क्या होगा, फटाफट जल्दी कमेंट करो। तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, कूलम्ब वोल्ट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। 33 के, चलिए 33 में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो 1/2 CV²। यहाँ का ऑप्शन सारे बच्चे बी पर जाएंगे, बी पर। 34 में आ जाओ, 34 में कहता है, 34 में कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फॉर्मूला एट ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होती है, तो ये वाला होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट, 1/4πε0 Q/r। ए पर सारे बच्चे जाएंगे, ए पर। देखिए सारे बच्चे याद रखते चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फटाफट वीडियो को स्पीड करके आप भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। खाली एक नज़र आपको देख लेना, बस एक नज़र आपको खाली देख लेना यहाँ पर ही, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। 35 में कहता है ना आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ऑफ रेडियस आर इज कितना, यानी कि जो रेडियस आर वाला अगर स्पेयर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि 4πε0r होता है। और याद रखना कि जो स्पेयर के लिए जो कैपेसिटी जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात में रखना, ये भी पूछा गया है कि किस पर डिपेंड करता है, तो आर रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट, सारे बच्चे बी पर जाएंगे। चलो 36 में आओ, 36 में आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या होगा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फार्मूला जो होगा यहाँ पर ही वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटी का ए एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल से डाल जाए जिसकी थिकनेस डी दिया रहे तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टी हो जाता है। बस आपको ये ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी बीच में डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स नहीं हो तो सिर्फ नीचे डी होगा। डी क्या है, डी यहाँ पर डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच का, और ए है तुम्हारा एरिया, और एप्सिलॉन नॉट अब हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 फ्राइड मीटर इनवर्स, ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, आगे फटाफट चलते हैं। चलिए 37 का देखिए, किलोवाट आवर किसका मात्रक है, किलोवाट आवर किसका मात्रक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किलोवाट आवर आपका किसका मात्रक हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि आपका बी द राइट हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ बी। चलिए 38 का, ये 38 में कहता है कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, तभी जस्ट बताएं दे फ्राइड पर मीटर या फिर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, दोनों, ठीक है ना। चलिए 39 का, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो 39 का आपका राइट क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी फटाफट से बताइए। तो 39 का आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सारे बच्चे डी पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डी पर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल m के पावर -1, l के पावर 2 और t के पावर -3 और v के पावर -1, सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, डी पर चलेंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग, 40 में देखिए, 40 में आपका क्या रखा है, क्या कर रखा है 40 में कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो देखिए इसका हम लोग देखते हैं कितना होगा जे, यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच का सही संबंध क्या होगा। ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चे ए पर जाइएगा, कहाँ जाएंगे, ए पर, सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ए पर। 40 का ए आपका राइट हो जाएगा, 40 का ए आपका राइट हो जाएगा ए, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा के माइनस काई ई, काई मतलब इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी आपका ये राइट हो जाएगा, सारे बच्चे इस पर चलेंगे। चलो फटाक से चलो, चलिए आगे चलते हैं आगे, ठीक है ना। आगे आपका 41 में कहता है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन, ठीक है, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर का लिए जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसकी फार्मूला क्या होगी। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, ए, सारे बच्चे ए पर जाएंगे, 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ए पर सारे बच्चे जाएंगे। चलो 42 में आ जाओ, 42 में कहता है आपका कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू साइट इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है। सारे बच्चों को पता होना चाहिए, सारे बच्चे डी पर जाएंगे, 0 होगा 0। 43 का ए यूनिट ऑफ द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का ए सही मात्रक क्या होता है। देखिए पोलराइजेशन को किसको बोलते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं, समझे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, चलिए आगे चलते आगे फटाफट सब देखते जो इसका कितना हो जाएगा, एक आपका राइट, हम सारे बच्चे ए पर मारेंगे। ए पोलराइजेशन का मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर,
सारे बच्चे मारिएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इधर है 43 का। चलिए 44 का देखिए फटाफट देखिए, इलेक्ट्रोवोल्ट इज द मेजरमेंट यूनिट। इलेक्ट्रोवोल्ट किसकी मेजरमेंट यूनिट है? इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी कितना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 में आइए, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज द मेजर्ड बाई, देखिए बैटरी के जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, जो बैटरी के खुद की जो पोटेंशियल होती है ईएमएफ जिसको बोलते हैं, वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो सारे बच्चे मारिएगा पोटेंशियोमीटर पर, ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा। सारे बच्चे डी पर जाइएगा। आगे 46 में आओ, कहता है कि वेन ए बॉडी द चार्ज, एक बॉडी को चार्ज किया जाता है तो इसकी मास घाट और बढ़ दोनों सकता है, मैंने अभी जस्ट बताया था, यानी कि ऑप्शन में सारे बच्चे डी पर जाएंगे। ठीक है ना, डी पर में इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों 46 का डी पर जाएंगे सारे बच्चे। चलिए 47 में आइए, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, रेसिस्टेंस के उल्टा को कहते हैं, रेसिस्टेंस के उल्टा को कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो सारे बच्चे यहाँ पर जो राइट आंसर जो मारिएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, साइमेन। क्या हो जाएगा? साइमेन। क्योंकि जो हमारा किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको हम लोग जी बोलते हैं या फिर सी बोलते हैं, वो मेरा बड़ा क्या होता है? रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। क्लियर? रेसिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस कहते हैं। और ये ऊपर जाएगा आर के तो बन जाएगा महो, या फिर इसको जगह आप लिख सकते हो ओम इनवर्स, और तीनों को दोनों को लिख सकते हैं साइमन शॉर्ट में। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मात्रक होता है साइमन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको सब ध्यान में रखिएगा कुछ सारे बच्चे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, साइमन 47 का। 48 में या 48 में देखिए ध्यान से, द एस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सिग्मा होती है वो आपका 1/ρ होता है, यानी कि रो का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखिएगा तो इसका तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा और मीटर हो जाता है, तो ऊपर जाएगा तो इसका तो बन जाएगा साइमेन, और इसका बन जाएगा क्या? इसका बन जाएगा मीटर का मीटर इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि साइमेन मीटर इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि साइमेन पर मीटर भी बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में सारे बच्चे ए पर जाएंगे, साइमेन पर मीटर, यानी कि ए। 48 के सारे बच्चे ए पर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मात्रक साइमेन पर मीटर। ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट चलिए आगे चलते हैं आगे। ठीक है ना, 49 का देखिए, 49 के सारे बच्चे 49 को देखेंगे। कहता द रिलेशन एमंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी ठीक है ना, और रेसिस्टिविटी है, और यहाँ पर तुमको बताना है कि तीनों के बीच में सही संबंध क्या है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे 49 को मारिए क्या? तो देखो आपको मैं इतना भी बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो जे बराबर जो होता है करेंट डेंसिटी बराबर वो होता है, ठीक है ना, सिग्मा इंटू ई होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिग्मा जो होता है 1/ρ के बराबर होता है, अभी जस्ट बताए थे। तो यहाँ पर आप रिलेशन चेक कर सकते हैं, ये रिलेशन। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ρ इंटू जे हो जाएगा। समझे? चलिए फटाक से देख लीजिए, सही था आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ए पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? ए पर जाएंगे, सारे बच्चे ए पर चलना है आपको। 49 का राइट आंसर ऑप्शन में ए द राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ρ इंटू जे। चलिए 50 में आइए, द एस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का एस यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। सारे बच्चे मारेंगे, ऑप्शन में बी द राइट। चलिए आगे 51 में कहता है कि विच ऑफ द फ्लाविंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? तो चांदी का सबसे ज़्यादा चांदी का होता है कंडक्टिविटी, यानी कि सी, इसलिए से सुपर कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिक करेंट का और हीट का। ठीक है, चलिए 52 के सारे बच्चे देखेंगे। 52 के क्या होगा? 52 का सारे बच्चे देखिएगा। तो 52 में कहता है आपका कितना रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर, आइडियल एमिटर का रेसिस्टेंस कितनी होती है? तो 0 मारेंगे, 0 और सारे बच्चे 52 का ए में जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सारे बच्चे 52 का ए में जाएंगे। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है। और 53 में कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, और आइडियल वोल्ट मीटर का भी क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए पर राइट जाएंगे। 53 का 54 देखिए, द रिलेशन एमंग कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ई एंड द करेंट डेंसिटी सिग्मा जे। तो ये तीनों के बीच में संबंध क्या था? अभी जस्ट बताएं ना, बताएं कि नहीं, कि जो करेंट डेंसिटी जो होती है यानी कि जे, वो सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका जे बटा ई आएगा, यानी कि सारे बच्चे ए पर ऑप्शन पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ए पर, यानी कि सारे बच्चे ए पर जाइए, ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, 55 देखिए, विच ऑफ द फ्लाविंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो नेगेटिव जो होता है वो सेमीकंडक्टर का होता है, और पॉजिटिव जो होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो होता है आपका मेटल का। ठीक है ना,
कंडक्टर का होता है, तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर कार्बन, तो कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एक सेमी कंडक्टर है और इसलिए इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगी रेसिस्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। चलिए 56 में चलेंगे सारे बच्चे। 56 में देखो 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड किसके बराबर होता है, 1 फैराड किसके बराबर होता है, तो 56 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर कौन, बी वाला होगा कि नहीं, बताइए सलाह सबका सब बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। 56 का सारे बच्चे बी पर जाएंगे, बी पर बी पर बी पर, ठीक है ना, ठीक है, सारे बच्चे बी पर जाएंगे। 96,500 गुलाम, ठीक है ना, 1 फैराड इक्वल टू होते हैं। चलिए फटाक से चलिए अब आगे चलते हैं 57 क्वेश्चन में। देखिए 57 क्वेश्चन में आ गया आपका, 57 क्वेश्चन में कहता है आपका, देखिए क्या कहता है 57 में आपका क्या कहता है, देखिए फटाक सुना, कहता है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द एन इलेक्ट्रोड इज इंक्रीज द इट्स कंडक्टिविटी इज क्या। तो देखिए 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज। अगर आप क्या करिएगा इलेक्ट्रोलाइट की टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे 58 में आइए। 58 में फटाक सुन देखिए, कहता है द वैल्यू ऑफ द आई इन द गिवन करेंट, इस करेंट में जो दिया गया है जंक्शन पर, यहाँ पर टोटल तुमको करंट निकालना आई, तो आई आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको पता होगा कि जाने वाला करंट और निकलने वाला करंट आपस में बराबर होते हैं। तो 7 5 जा रहे हैं और 2 भी जा रहे हैं कि नहीं, तो 7 5 कितना हो गया 12, 2 कितना हो गया 14, और 14 में सब 3 घटा दीजिएगा तो 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टिव एल्वेज पॉजिटिव वोट, किसके लिए, मेटल के लिए, मेटल के लगभग राइट आंसर हो जाएगा, मेटल के लिए पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभी जस्ट बताए थे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर लागू करता है, तो चार्ज पर करता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट। आगे 61 में कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ किस पर फॉलो करता है, तो एनर्जी पे करता है। सबको याद रखने की बड़ी जरूरी है, फर्स्ट लॉ चार्ज पर और सेकंड लॉ एनर्जी पे करता है। देखिए आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको समझ दिया हूँ। चलिए 62 में द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, यानी कि सीधा राइट हो जाएगा आपका। आगे कहता है 63 में एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई मात्रक 63 का ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर राइट हो जाएगा किसका, 63 का। चलिए 64 में देखिए एसआई यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक आपका राइट आंसर सी जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा राइट आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर 65 में देखिए क्या कहता है, एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो सबको पता होगा, क्या होगा बताओ जल्दी, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको सबको पता होगा वेबर होता है, सीधा राइट हो जाएगा। चलिए 66 में द एसआई यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए वेबर पर मीटर एम्पियर भी और हेनरी पर मीटर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा यहाँ पर ही बोथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 67 का आपका कर रखा है वेक्टरली फॉर्म ऑफ द बायोट सर्विस लॉ इज, यानी कि बायोट सर्विस लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आपका वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर ही आपका ए भी होगा और बी भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर है, ध्यान सब देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सेटअप परीक्षा में आपका पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे 68 में कहता है कि द लोरेंस फोर्स इक्वेशन, लोरेंस फोर्स इक्वेशन कौन सा होगा, तो आपका 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी द राइट हो जाएगा। चलिए आगे 59, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो 69 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगी, यानी कि मैक्सवेल होगा, ठीक है ना, याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल। आगे 70 में आइए। 70 में आपका कर रखा है एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, जैसे पोलराइजेशन का कैसे होता है उस तरह से मैग्नेटाइजेशन का भी होता है, मैग्नेटाइजेशन का जो एसआई मात्रक होगा वो आपका राइट आंसर सी की तरफ जाएंगे, यानी कि एम्पियर पर मीटर होता है, यानी कि एम्पियर मीटर इन्वर्स मारेंगे, सी इज द राइट। 71 द मैग्नेटिक परमिटिविटी इज द वेरी लार्ज फोर, मैग्नेटिकल परमिटिविटी सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, तो 71 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सीधा राइट हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। आगे 72 के देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, बस अब ध्यान में देखते जाइए। 72 का आपका कहता है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर, ठीक है ना, मैग्नेटिक डिप का वैल्यू कितनी होती है, तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट हो जाएगा, 0 डिग्री होता है, बस याद रखना कितना 0 डिग्री होता है, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, एक्सिस पर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, इक्वेटर पर 0 डिग्री, इक्वेटर पर 0 डिग्री सब याद रखने, सारे बच्चे पर जाएंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में आपका कहता है द तो
तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 73 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है द वैल्यू ऑफ द जो मैग्नेटिकल रेशियो इज, कहता है कि वैल्यू कितनी होती है जो वो मैग्नेटिक रेशियो का। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चे ए पर जाएंगे। 8.85 × 10⁻10 कूलम पर केजी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 74 में देखिए। 74 में आपका कहता है कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम के लिए जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो 74 के सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो डी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डी पर। 0 कहाँ जाएंगे, डी डी। चलिए 75 में चलिए। 75 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट फॉर द परबिबिलिटी। परबिबिलिटी के लिए जो क्या होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, 75। तो 75 पर सारे बच्चे बी पे जाएंगे। बी इज द राइट हो जाएगा। कभी कभी आपको एच की जगह आई भी दे रह सकता है, इस बात को याद रखना। म्यू बराबर बी इज द राइट, बी बटा एच आपका राइट हो जाएगा 75 का, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपका आज आप पूछा जा चुका है। थोड़ा गला खराब है। चलिए आगे देखते हैं। 76 के देखिए सारे बच्चे 76 में देखेंगे। कहता द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ इज कितना। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो सारे बच्चे ऑप्शन में ए पर जाएंगे। कहाँ पर, ए पर, ठीक है ना। आगे 77 के देखिए। कहता इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ द डीप एट द प्लेस देन द एक्सप्रेशन ऑफ द tan अल्फा इज। तो देखिए आपका 77 के सारे बच्चे जो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। वर्टिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होता है tan डेल्टा। चलिए 78 में आइए। सारे बच्चे 78 में आएंगे। 78 के कहता है आपका इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज एन देन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 78 के, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 78 का, तो 78 का जो राइट आंसर होगा बी होगा। बी यानी कि एन स्क्वायर इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी हो जाएगा। सारे बच्चे बी पर जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। चलिए 79 के देखिए। इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देन मैग्नेटाइजेशन इज क्या। अगर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल्स का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि ऑप्शन में आपका बी इधर राइट हो जाएगा। बी घट जाएगा, घट। चलिए 80 में आइए। 80 में कहता है कि लेंज इज द एसोसिएटेड विथ, लेंजिस लॉ किसके कंजर्वेशन पर फॉलो करता है। तो लेंजिस लॉ जो होते हैं वो हमेशा, ठीक है ना, 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। लेंजिस लॉ जो होते हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ पर फॉलो करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी। 80 का एनर्जी हो जाएगा। चलिए 81 यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो सबको पता है हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस बोले, ठीक है ना, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, सबका कंडीशन में आपका मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, याद रखिएगा। 82 में आइए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो सारे बच्चे ए पर चलेंगे। एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 ए के पावर -1 ए द राइट हो जाएगा। आगे फ्राइड सेकेंड लॉ ऑफ ईएमए इक्वेशन। फ्राइडे का जो सेकेंड लॉ था वो ई बराबर क्या होता था, जो एक कॉइल के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता था, उसका फार्मूला आपका होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट। ई बराबर -dv/dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84 में आते हैं। फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो 84 का आपका जो राइट आंसर होगा, सारे बच्चे ए पर जाएंगे। एल बराबर Q/I, ठीक है। चलिए 85 में आइए। वेबर पर मीटर, ठीक है ना, वेबर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। वेबर पर एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो 85 के सारे बच्चे सी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सी पर। बोथ सेल्फ इंडक्टेंस का म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम होता है, सी पर जाएंगे सारे बच्चे। 86 में आ जाओ। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, ठीक है ना, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी बताइए। तो 86 के सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो सारे बच्चे बी पर जाएंगे। बी पर μ0n² A/L हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 87 में आ जाइए। 87 में, क्वेश्चन नंबर 87 में सारे देखिए ध्यान से। बी में देखिए 87 का क्या कहता है, स्टोरेज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर। इंडक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज होता है उसकी फार्मूला क्या होता है, तो सारे बच्चे बी पर जाएंगे। बी पर 1/2 LI² इधर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 87 का बी सारे बच्चे जाएंगे। चलिए 88 के देखिए। 88 का आपका क्या कहता है, 88 का आपका कहता है कि इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का यूनिट क्या होगा, तो आपका फार्मूला क्या होगा बताइए। इक्वेशन
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो k बराबर 5s/5p और k बराबर m/√L1 इंटू L2। आपका ये दोनों हो जाएगा बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का दोनों फार्मूला होता है। चलिए 89 में आइए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ कोएक्सियल सोलेनोइड। कोएक्सियल सोलेनोइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी होती है? तो आपको सबकी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसकी एक्सिस सेम होता है। तो 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा 1। कितना? 1। आगे आगे 90 का आइए, कहता द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द अन अल्टरनेटिंग करंट। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है और पीक वैल्यू होती है, उसकी रेशियो क्या होती है? तो 90 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी पर सारे बच्चे जाएंगे, बी का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगर आपको आरएमएस पहले पूछा, पीक पहले बोला था 1/√2, अगर पहले पीक बोलता है तो √2/1 हो जाता है। इस बात को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। हो ना सके कि यही आपको आ जाए, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूँ कि कम से कम इसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगी 100% कराऊँ। 35 से 35 आप मार्क आइएगा, बस आपको ध्यान से पूरा तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को बढ़ा कर देखते जाओ, ठीक है ना, फटाफट देखते जाओ। आगे 91 का क्वेश्चन कहता है कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? रिएक्टेंस एक प्रकार की क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो 91 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा ओम। देखिए रिएक्टेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और दोनों जो रिएक्टेंस होते हैं वो हमेशा रेसिस्टेंस के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट में होता है, ऐसा बात, ठीक है ना, पढ़े होंगे आप। तो रिएक्टेंस का मात्रक पूछे, इंपेडेंस का मात्रक पूछे, या फिर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पूछे या इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूछे, सबका ओम होता है। इस बात को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए 92 में आइए, कहता है इंपेडेंस ऑफ एल आर सर्किट। एल आर सर्किट का इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर सारे बच्चे डी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डी पर। 92 का डी, 92 का क्या होगा? डी। सारे बच्चे 92 में डी में चलेंगे, √r² प्लस ω² L²। चलिए 93 में आएंगे सारे बच्चे, द पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट इज। पावर फैक्टर एल आर सर्किट का क्या होता है? तो 93 का सारे बच्चे, ठीक है ना, बी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बी पर। r√r² प्लस, ठीक है ना, ω² इंटू L² हो जाएगा। 93 का आपका जो राइट आंसर होगा वो बी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 में आ जाइए, 94 में कहता है द रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर इधर राइट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, जिसे पीक वैल्यू कहते हैं। I0 बराबर √I/RMS सबका राइट आंसर हो जाएगा। 94 के सारे बच्चे ए पर जाएंगे। चलिए 95 में आइए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर कितना? 1 सारे बच्चे एक मारेंगे। एक पावर फैक्टर मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। चलिए आगे आओ 96 में, द इक्वेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर लिखा हुआ है, क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन क्या होता है? तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट। ω/L/R आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 में चलिए, द इम्पिडेंस ऑफ एन LCR सर्किट। LCR सर्किट के लिए इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो सारे बच्चे सी पर चलेंगे, √r² प्लस ω/L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। 97 98 अब देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाई। अल्टरनेटिंग करंट को किससे मापते हैं? तो याद रखना हमेशा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन में सारे बच्चे बी पर जाएंगे। चलिए 99 में आइए, इफ ε0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF इन ए सर्किट, तो देन RMS वैल्यू। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ बात जो आपको 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, सी द राइट हो जाएगा। आपको मारिएगा सी, सारे बच्चे सी पर मारेंगे, सी पर, सी द राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका कहता है आपका यहाँ पर 100 में कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की मेल वैल्यू कितनी होती है? लगभग अप्रॉक्सिमेटली बताना है आपको। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताओ सारा, बताओ जल्दी। 100 का राइट आंसर क्या होगा? 100 का राइट आंसर ऑप्शन में ए द राइट होगा। सारे बच्चे ए पर चलेंगे, 0.637 I0 इज द राइट। चलिए 101 में आइए, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होती है? तो सारे बच्चे ए पर आएंगे, 0 होती है। कितना? 0। चलिए 102 में आइए, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन के समय, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट का क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? तो सारे बच्चे 102 का जो राइट आंसर मारिएगा बी का मारिएगा। सारे देख लीजिए, बी बराबर, यानी कि Q बराबर 1/R√L/C आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 में क्या कहता है। चलिए देखिए 103 में देखिए क्या कहता है। 103 में कहता है कि फॉर्मूला ऑफ द पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी पर सारे बच्चे जाएंगे, एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर इज द राइट। 104 में आओ, कहता था फेस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव की जो फेस डिफरेंस हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वह सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में। चलिए 105 में आइए, तो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो 105 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, पहले टू ई क्रॉस बी, ठीक है ना। आपका राइट, सारे बच्चे डी पर जाएंगे, सारे बच्चे डी पर जाएंगे। चलिए 106 में आइए, विच वन ऑफ द फ्लाइंग द ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेक्टर, निम्नलिखित में कौन ऐसा जो रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर की है। तो 106 के सारे बच्चे सी में मारिएगा, गामा 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 इधर राइट आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 117 में ये विच ऑफ द फ्लाइंग द मैक्सिमम पेनेटिक पावर, तो मैक्सिमम पेनेटिक पावर भी गामा का होता है, सारे बच्चे डी पर मारेंगे, यहाँ पर डी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 168 में आइए, सॉरी 108, द फेस डिफरेंस फाई इज द रिलेटेड द पथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस और पथ डिफरेंस के बीच का संबंध क्या होता है, सही राइट आंसर क्या होगा, फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला। तो 108 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, सारे बच्चे सी पर जाएंगे, ठीक है ना। पथ डिफरेंस बराबर जो फार्मूला होगा वो लैम्डा बटा 2 पाई फाई हो जाता है, ठीक है। चलिए 109 में आएंगे सारे बच्चे, मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर सारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट, ऑल सभी मैक्सवेल्स का इक्वेशन सभी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। चलिए 110 में आते हैं, विच ऑफ द फ्लाइंग द नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा नेचर का नहीं है, तो आपका 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी द राइट हो जाएगा, क्या डी, कैथोड रे नहीं आपका। चलिए आगे आपका 111 में कहता है कि 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 112 में, चलिए सारे बच्चे 112 का ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फ्लाविंग हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, तो 112 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इंफ्रारेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 113 का था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव की जैसा होता है। चलिए आगे 114 का था कि वेव लेंथ ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ द मास ए मूविंग विद द वेलोसिटी म्यू नहीं भी इज, तो देखिए आपको बताना होगा यहाँ पर वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा, तो आपका जो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, सारे बच्चे बी पे जाएंगे, लैम्डा बराबर, ठीक है ना, H/mv। चलिए 115 में यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, E0/B0, क्लियर। चलिए 116 में आएंगे सारे बच्चे, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द EMF वेव फॉर्म इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आपको बताना है, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो 116 के सारे बच्चे राइट जो होंगे वो सी हो जाएंगे, सीधे सी पर जाएंगे सारे बच्चे, 1/2 बी का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, 117 में क्या कहता है आपका, 117 में कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनाइट मारेंगे सारे बच्चे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 118 में देखिए, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ इज क्या, अगर प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, इंटर्स करती है ग्लास स्लैब में तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, बता सकते हैं, तो 118 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेट मीन्स कहने का मतलब डिक्रीज हो जाएगा, अगर रेज ऑफ लाइट इंटर्स करेगा ग्लास स्लैब में तो उसकी वेवलेंथ घट जाएगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 119 में आ जाइए, 119 का आपका जो राइट आंसर होगा उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन कनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्जेड इन वाटर तो इट्स वर्क एज, अगर कनकेव लेंस को, ठीक है ना, पानी में, ठीक है ना, क्या करते हैं, डुबो देते हैं, इमर्जेट कर देते हैं, तो किसके जैसा बिहेव करेगा, तो 119 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि लेस डाइवर्ज, यानी कि कम डाइवर्ज करने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता होगा, इसीलिए, समझे, अगर फोकस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका पावर कमते जाएगा, तो लेस डाइवर्जेंट करने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी पर चल जाएगा, 119 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 120 में क्या कहता है,
द फाइनल इमेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। देखिए फाइनल इमेज का नेचर कैसा होगा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 120 का जब का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ध्यान देखिए, वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा बनाया गया फाइनल इमेज का नेचर वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। चलिए 121 में जाइए। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, ठीक है ना। तो 121 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। म्यू -1 इंटू ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बराबर, सारे बच्चे बी पर मारेंगे, बी पर सारे बच्चे चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे 122 में देखिए कॉजेस ऑफ द मिरेज, मिरेज का बनना किसका कारण होता है, तो TIR और रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर ए द राइट, सारे बच्चे ए पर डालेंगे। चलिए 123 में आइए। द इमेज फोन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कैसा, कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज कैसा बनाता है। तो 123 के सारे बच्चे जो जाएंगे वो डी पर जाएंगे। रियल कैसे बनाता है, वर्चुअल एंड लार्ज, वर्चुअल एंड लार्ज। वर्चुअल सीधा बनावेगा और हमेशा बड़ा बनावेगा, सीधा और बड़ा बनावेगा। चलिए 124 में सारे बच्चा में टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज इज द, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। तो 124 में सारे बच्चे जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा आपका। ए कॉन्वेक्स लेंस, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ चश्मा का यूज करते हैं यहाँ पर। मेट्रोपिया में सारे बच्चे में जाएंगे। चलिए 125 में देखिए द रिसोल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई, तो रिसोल्विंग पावर ह्यूमन आई में कितना होगा, तो सबके सारे बच्चे का राइट होना चाहिए। मिनट में पूछा है, मिनट में, तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा 1। मिनट में पूछा है इसीलिए 1 हो जाएगा। अगर यही पूछता कि सेकेंड में कितना, तो 1/60 मारते। मिनट में पूछा, देखिए ब्रैकेट में मिनट में लिखा हूँ, तो 1 ही मिनट लिखना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड, तो 1/60 करना पड़ जाएगा। अगर सेकंड में पूछेगा तब डिसोल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई, तो हम मिनट में पूछा इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सारे बच्चे 1 मारेंगे बी। चलिए 126 का देखिए। ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म, ठीक है ना। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, बड़ा इमेज कौन बनाता है, तो कॉनकेव मिरर बनाता है, याद रखना। सीधा भी बनावेगा, बड़ा भी बनाता है, कॉनकेव मिरर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पर बी पर चलेंगे। चलिए 127 में आओ। 127 के सारे बच्चे ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ ए image is formed at infinity the magnification of simple microscope, मतलब अगर इमेज इन्फिनाइट पर बनती है तो मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, फ्लाइंग पावर क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सारे बच्चे 127 का जो राइट मारेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएंगे, यानी कि D/A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 128 में आइए। 128 में सारे बच्चे देखिए द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द हाईएस्ट फॉर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, तो डायमंड आपके पास आया होगा, सबसे ज़्यादा डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, याद रखिएगा 2.42 बता भी देते हैं। ठीक है, चलिए 129 में ये सारे बच्चे। व्हेन ए रेज ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम सेपरेटेड बाय ए शार्प बाउंड्री इट डज नॉट चेंज, यानी कि जब रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं करता है, याद रखिएगा। तो 129 का जब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है ना, लाइट का रंग बदलता है, याद रखना, क्योंकि लाइट का जो रंग होता है वो आपका, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है। आगे चलिए 130 में ए बबल ऑफ द एयर इनसाइड वाटर, ठीक है ना, अपेयर शाइनिंग ड्यू टू, ए बबल जो होता है बबल ऑफ एयर वो किसकी वजह से चमकता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन में डी इज द राइट होगा। सारे बच्चे डी पर मारेंगे। 130 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 131 में चलिए। 131 में क्या कहता है, 131 में आपका कह रखा है कि ए डबल कन्वेक्स, ठीक है ना, एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज लाइट, एक डबल कन्वेक्स को क्या करते हैं, एक वाटर में रख देते हैं तो वो किसके जैसा बिहेव करने लगेंगे। तो 131 का जो राइट होगा वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनकेव मिरर की जैसा बिहेव करने लगते हैं। किसके जैसा, कनकेव मिरर। चलिए 132 में देखिए क्या कहता है, कहता है व्हेन ए वाटर बबल इज प्लेस इनसाइड ए ग्लास स्केल इट्स बिहेव एज लाइक, किसके जैसा, कहता है आपका वेन वाटर बबल इज प्लेस्ड इनसाइड ए ग्लास स्केल तो इट्स बिहेव, कैसे जैसा बिहेव करने लगेंगे। तो 132 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी वो आपका ऑप्शन में बी इज द राइट हो जाएगा। बी इज द राइट। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस की जैसा काम करने लगते हैं, मतलब कॉनकेव लेंस की जैसा ना, याद रखिएगा। आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान में देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे देख के जाएंगे, वीडियो का स्किप मत करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है ना। बस ध्यान से देखते रहिए, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत, ठीक है ना। मेहनत आपको रंग लाएगी, आपकी सफलता बनाएगी, आपको कमज़ोर नहीं करेगी, ठीक है ना।
क्योंकि परीक्षा एक बार होने वाला है, बार बार आपका नहीं होगा, होगा तो एक साल बाद होगा, इसलिए हम ध्यान से देख के जाओ, पूरा देख के जाओ, शायद आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो 133 में आते हैं, क्या कहता है कि 133 में आपका कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज किस तरह का बनाता है, उसका नेचर क्या होगा। तो 133 के जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। चलिए 134 में आएंगे हम लोग, द फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा फाइनल इमेज कैसे बनाता है। तो 134 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी द वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, कंपाउंड के लिए वर्चुअल और इन्वर्टेड, लेकिन सिंपल के लिए कहेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट, चीज़ों को समझना। 135 को देखो, the angular magnification of a compound microscope in terms of the magnifying m naught due to the objective, ठीक है ना, and the magnifying power me of the eyepieces lens is given by। तो 135 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट, m नॉट इंटू एम ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी द राइट। चलिए 136 में आते हैं, द रिलेशन बिटवीन एफ ई एंड एफ नॉट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो एफ ई है यानी कि आई पीस लेंस का फोकस दूरी और ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी, दोनों के बीच का संबंध क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो 136 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, सॉरी आई पीस लेंस की जो फोकल लेंथ होता है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, यानी कि सारे बच्चे 136 का बी मारेंगे, सारे बच्चे 136 का बी मारेंगे, ठीक है। चलिए 137 में आइए तो फटाफट 137 में आपका कहता है कि द इफ द ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज तो इट्स मैग्नीफाइंग पावर क्या। तो देखिए 137 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आप ट्यूब लेंथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। चलिए 138 में आएंगे, द मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी फॉर यानी कि रिलैक्स्ड आई के लिए, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है। तो 138 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा, एम बराबर डी बटा एफ आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 139 में आएंगे, इफ एल बी द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, क्या होगा। तो देखिए 139 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, यानी कि एम बराबर एल बटा एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला जिसकी लंबाई एल होगी। चलिए 140 में देखिए, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अभी जस्ट बताए थे। तो 140 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में बी इज द राइट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। चलिए 141 में, इफ एफ ओ एंड एफ ई आर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस लेंस रिस्पेक्टिवली ऑफ ए टेलीस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर अबाउट क्या आ रहा है। तो 141 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना 141 का, यानी कि एफ ओ बटा एफ ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस, देख लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरा एक वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं 142 में, देखिए 142 में आपका कहता है 142 में कि द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट इज कितना। तो आपका जो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा, सी, एफ ओ प्लस एफ इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है। 143 में, द कलर ऑफ द लाइट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव लेंथ पर डिपेंड करता है कलर, विजिबल लाइट की जो क्या होती है करेक्टरिस्टिक होती है वेव लेंथ पर डिपेंड करती है। चलिए सारे बच्चे 144 में आएंगे, सारे बच्चे 144 को ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लाइंग द करेक्ट फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा राइट लग रहा है। 144 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, एफ ओ बड़ा हो जाएगा एफ ई से, ठीक है ना। चलिए आगे 145 में, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर क्या होगा। तो 145 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, ठीक है ना, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला।
चलिए 146 में सारे बच्चे ध्यान देखें, विच ऑफ द फ्लाविंग इज द करेक्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर येलो। तो मीन कलर येलो के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो सारे बच्चे 146 का जो राइट मारिएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट मारिएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा बोर्ड में। यानी कि म्यू बराबर हो जाएगा म्यू वाई, मतलब येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बटा 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे आते 147 में क्या कहता है? 147 में आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के लिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट लग रहा है? तो 147 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना बॉस, सारा पूछा गया, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। यानी कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 148 का क्या कहता है? ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ बराबर फार्मूला क्या होता है? तो 148 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी नहीं सॉरी 148 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल पथ बराबर वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड पथ लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे आपका 149 में क्या कहता है? 149 में आपका क्या रखा है कि विच ऑफ द फ्लाविंग रिलेशन इज द करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 149 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 150 में आइए, एक कन्वेक्स लेंस इज इमर्जेड इन वाटर देन विल बी बिहेव्स एज लाइक। एक कन्वेक्स लेंस को वाटर में रख देते हैं तो वो जो बिहेव जो करने लगता है वो कन्वर्जिंग लेंस की जैसे बिहेव करने लगता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा आपका। चलिए 151 में क्या कहता है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो 151 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए द राइट माइनस FO बटा FE आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 152 में आपका क्या कहता है कि सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज्ड फॉर। सिलिंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? तो एस्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी द राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सी आपका राइट हो जाएगा एस्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका कर रखा है 142 में क्या कर रखा है? कहता है आपका 142 में ये तो लगता है हम लोग बता दिए ना, ये बता दिए। आगे चलते आगे ये वाला आपको मैं बता दिया, सारा ध्यान से रखना है आपको, ठीक है ना। आपको बहुत प्रॉब्लम भी आगे होगा अगर नहीं देखिएगा तो। देखिए 153 में ए स्पेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ फोकल लेंथ। एक स्पेरिकल मिरर को एक वाटर में रख दीजिए, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाता है? 153 का बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जी। तो क्या हो जाएगा? तो 153 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता है, कोई सी प्रकार का चेंज नहीं होता है। चलिए 154 में आइए तो फटाफट सुना। तो कहता है ना कि 154 में कि लाइट रेज गो फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? तो 154 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 155 में लाइट वेव्स और लाइट वेव्स कैसा होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 156 में देखिए द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्टिकल इज कॉल्ड, क्या होता है? डिफ्रेक्शन होता है। क्या होता है? डिफ्रेक्शन, विवर्तन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सारे बच्चे राइट पर जाएंगे। चलिए 157 में आइए, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं किस पर डिपेंड है? किस पर है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। सारे बच्चे डी पर जाएंगे, 157 के सारे बच्चे डी पर चलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आइए 158 का देखिए, फटाफट देखिए द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? तो 24.2, सारे बच्चे बी पर चलेंगे, बी पर। आगे 151 इफ इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कलर देन देयर्स एंगल ऑफ डिविएशन क्या? अगर हम लाइट कलर का वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो उसका, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा? तो 159 का जो राइट होगा सारे बच्चे बी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बी पर, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिविएशन का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर वेवलेंथ को आप बढ़ा दीजिएगा ना तो आपका एंगल ऑफ डिविएशन घट जाएगा, बी राइट होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 160 के सारे बच्चे मारिएगा बी द राइट हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा, ठीक है ना, डेल्टा वाई इंटू ए,
चलिए 161 में इक्वेशन ऑफ द कॉची लॉ, कॉची लॉ का मतलब कॉची लॉ का इक्वेशन क्या होता है? तो सारे बच्चे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सारे बच्चे ए पर बी पर ध्यान दीजिएगा, बी पर, ठीक है। चलिए 162 में आइए, स्नेल्स लॉ इक्वेशन राइट क्या होता है? तो स्नेल्स लॉ जो आपका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन में ए इधर राइट हो जाएगा। साइन आई बटा साइन आर बराबर लेमदा 1 बटा लेमदा 2 और V1 बटा V2 बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा सारे बच्चे ए पर आ जाएंगे। स्नेल्स लॉ इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए 153 में आइए, सॉरी 163 कहता है वैल्यू ऑफ द प्लंक कांस्टेंट, प्लंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सारे बच्चे बी पर जाएंगे। चलिए लाइट एयर किसके बराबर होता है? 164 का। तो लाइट एयर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सीधा राइट। सारे बच्चे सी पर चलेंगे। 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। चलिए 165 में, 165 में द कलर ऑफ द थिन फिल्म इज द ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ऐसा? द कलर ऑफ द थिन फिल्म इज ड्यू टू, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 165 का ऑप्शन में बी द राइट इंटरफ्रेंस, आपका राइट आंसर हो जाएगा 165 का। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 में, विथ इंक्रीज द वेव लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बताइए इसका, ठीक है ना, इसका क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किस मतलब जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो क्या होगा अगर इसके वेवलेंथ को इंक्रीज कर दी जाए? तो आपका 166 का जो राइट आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। आपका राइट आंसर कुछ हो जाएगा बी, ऑप्शन में बी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट जाएगी। चलिए वो एक दूसरे को क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे 167 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ब्रेसवेस्ट लॉ क्या है? तो ब्रेसवेस्ट लॉ क्या होता है? tan IP म्यू बराबर tan IP। सारे बच्चे सी पे चलेंगे, सी पर। द आगे 168 में द फेज डिफरेंस इज रिलेटेड टू द पथ डिफरेंस, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है? तो 168 के जो सारे बच्चे जो जाएंगे वो 168 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा। सारे बच्चे सी पे मारेंगे, लेमदा बटा 2 पाई इंटू 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ध्यान से देखते जो, वरना पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 169 का देखिए, 169 का आप देखिए ऑब्जेक्टिव, डायमेंशनल फॉर्मूला प्लंक कांस्टेंट क्या होता है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला प्लंक कांस्टेंट ऑप्शन नंबर ए था। सारे बच्चे ए पर मारेंगे, ए पर m l के पावर 2 t के पावर -2, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 170 में ए फोटोन हैज, एक फोटोन के पास क्या नहीं होता है? तो चार्ज और रेस्ट मास नहीं होता है। सारे बच्चे सी पर मारेंगे, सी बोथ, ठीक है ना। चलिए 171, व्हाट इज द मैक्सिमम, सॉरी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैप्सन शिफ्ट, ठीक है ना। तो सारे बच्चे आपका 171 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे ए मारेंगे 0, मैक्सिमम 0 मारिएगा। और अगर मिनिमम 0 मारिएगा। अगर मैक्सिमम पूछता है 172 में, देखिए 172 में ये पूछ सकता है जी, तो मैक्सिमम पूछेगा ना तो आपको मारना पड़ेगा बी आपका राइट आंसर, 2h बटा m0 c आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैप्टन शिफ्ट का। चलिए 173 में आए हैं, डी ब्रोगल्स रिलेशन इज, डी ब्रोगल्स रिलेशन इज क्या होगा? 173 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लेमदा बराबर h बटा p आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 174, कहता है कि विच सीरीज कम्स इन द कहता है विजुअल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही 174 का वो ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, बी इज राइट हो जाएगा। ब्लेमर सीरीज कहलाएगा, ब्लेमर सीरीज, क्लियर। 175 में आएंगे सारे बच्चे, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी nth ऑर्बिट वेरियस इज कितना? मतलब यहाँ पर आपको बताना है 175 का राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ई बराबर एनर्जी बराबर जिसको बोलते हैं, एनर्जी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। चलिए उसके स्क्वायर की, ठीक है। आगे 176 के चलेंगे बच्चे, सारे ध्यान से देखते जाइएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखते जाइए। SI यूनिट ऑफ द रेवियस कांस्टेंट, रेवियस कांस्टेंट का ऐसे मात्रा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सारे बच्चे ए मारेंगे, 1/मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 177 कहता है ना कि वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर किसके बराबर होता है? तो 1/लेमदा। सारे बच्चे बी पर मारेंगे, बी पर। चलिए 178, एज द मास नंबर ए इंक्रीज विथ द ऑफ द फ्लाविंग क्वांटिटीज रिलेटेड टू द न्यूक्लियाई तो डज नॉट चेंज। अगर आप मास नंबर को चेंज कर दे तो कौन नहीं चेंज होगा? तो 178 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा, डेंसिटी नहीं चेंज होगा। चलिए आगे 179 बिट्टा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, बिट्टा रे किससे डिफ्लेक्टेड होते हैं? तो ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दोनों से हो सकता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे सारे बच्चे आगे चलेंगे आगे। 100 आपका था 80, 180 में देखिए नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द यूरेनियम 92 से 288। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा था कितना हो जाएगा 186, 238 में से 92 घटा दीजिए आपका 146 आ जाएगा, यानी कि आपका सी इधर राइट हो जाएगा। सारे बच्चे सी पे मारेंगे, ठीक है। चलिए 181 में आइए, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द अनचार्ज पार्टिकल्स। अनचार्ज पार्टिकल कौन है जो अनचार्ज पार्टिकल है, किस पर चार्ज नहीं होता, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। चलिए 182 में देखिए कि इन द गिवन रिएक्शन, आपको रिएक्शन में देखते हुए बताना है कि रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन में लगातार कौन निकलेगा, कौन सा सीक्वेंस सही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 182 के जो आपका राइट आंसर हो जाएगी वो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। बीटा अल्फा गामा निकलता है इस सीक्वेंस के अनुसार, ठीक है। चलिए 183 में चलेंगे सारे बच्चे। फॉर्मूला ऑफ द, ठीक है, नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई लेफ्ट एंड डेके एट द टी टाइम टी। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे ऑप्शन में बी पर राइट मारेंगे, बी पर एन बराबर ई नॉट ई के पावर माइनस लेमदा अपॉन टी, लेमदा टी, ठीक है ना। सारे बच्चे बी पर राइट मारेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 184 द इक्वेशन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ डेकी, हाफ लाइफ डेकी का इक्वेशन क्या होता है। तो 184 का सारे बच्चे जो राइट मारेंगे वो ऑप्शन नंबर ए द राइट मारेंगे, टी बराबर 0.693 बटा लेमदा। चलिए 185 में द मेन लाइफ ऑफ डे के इज, द मेन लाइफ डे के इज, तो सारे बच्चे यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ए टॉ बराबर 1.433 टी। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारे बच्चे ए मारेंगे। 146 में 186 आइए, विच ऑफ द फ्लाइंग रिप्रेजेंटेशन अल्फा डे के ऑफ द इतना, ठीक है ना। तो आपको इसको देखते हुए बताना कि अल्फा जो डेके को कौन रिप्रेजेंटेड कर रहा है। तो आपको 186 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ और यहाँ पर आपको सी और डी में नोटा दिए हैं। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे आते हैं हम लोग, ठीक है ना, आगे आते हैं हम लोग, ये वाला राइट होगा हमको। चलिए 187 देख लीजिए, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ए हाइड्रोजन आइटम इज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीते। 187 का जब आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, सारे बच्चे सी पे मारेंगे, h/2 पाई। चलिए 188 आते हैं, विच ऑफ द फ्लाइंग द करेक्ट फॉर द रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 188 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा बी, बी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। चलिए 189 का देखिए, द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को कहा जाता है, यानी कि आपका नंबर सी द राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 190 में आइएगा, द एनर्जी ऑफ द फोटोन वेवलेंथ, तो क्या होता है, क्या होता है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फोटोन का एनर्जी क्या होता है। तो आपको पता होता है कि ई बराबर होता है एच म्यू न्यू न्यू। तो क्या ये ऑप्शन आपका है कहीं पर, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर न्यू की जगह आप क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पर न्यू की जगह, ठीक है ना, न्यू की जगह ई बराबर आप रख सकते हैं यहाँ पर एच, और न्यू की जगह आप रख सकते हैं क्या, न्यू की जगह आप रख सकते हैं सी बटा लेमदा, सी बटा लेमदा भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो सारे बच्चे यहाँ पर आपका राइट आंसर 190 का मारिएगा, 190 का सारे बच्चे मारिएगा बी, क्या मारिएगा बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, बी। कैसे एक बार निकाल के बताते चलिए, देखिए देखिए आपको मैं बताता हूँ। एनर्जी बराबर ई बराबर आपका होता है एच म्यू न्यू, न्यू इसको पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है, तो सी बटा आपका लेमदा हो जाएगा, क्या सी बटा लेमदा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, तो आपका राइट आंसर बी जा रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे 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 सब आगे बच्चे देखिए 191 का देखिए, 191 थोड़ा सुना और है, थोड़ा सुना और है, 100 गो और है, ज़्यादा नहीं है। 100 द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन आपकी कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए वो वेवलेंथ के रूप में पूछा है, फ्रिक्वेंसी के रूप में पूछा है, तो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से भी आ सकता है। चलिए 152 में आएंगे, 152 में द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोटिव इन जेड एटम नंबर इज, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको, ठीक है ना, जिसमें जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका 192 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी द राइट होगा, सारे बच्चे बी पे जाएंगे, जेड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए आगे आपका 193 में क्या कहता है, 193 में आपका क्या रखा है, 193 में आपका क्या रखा है
कि मेन गेट जिसे बेसिक गेट कहते हैं, तो इसमें कौन है जो मेन गेट और बेसिक गेट की उदाहरण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 193, तो 193 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी द राइट हो जाएगा जी, याद रखिएगा। एंड को, और को, नॉट को मेन गेट या फिर बेसिक गेट कहा जाता है, ऑप्शन में डी, सारे बच्चे डी पर जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 194 देखिए, राइट द डिसिमल नंबर 25 इन बाइनरी। देखिए 25 को बाइनरी में आपको लिखना है, तो कैसे लिखिएगा पता है आपको? तो सिंपल आप क्या करिएगा, 2 से भाग करिएगा, तो भागफल कितना आएगा 12 और शेषफल 1 आएगा। फिर अब 2 से लगाइएगा तो भागफल 6 आएगा और शेषफल 0 आएगा। फिर 6 को लगाइएगा तो आपका भागफल कितना आएगा, 6 में भागफल 3 आएगा कि नहीं, और शेषफल 0 आएगा कि नहीं, बोलिए बोलिए। अब फिर लगाइएगा तो भागफल आपका कितना आएगा जी, तो भागफल आपका 1 आएगा, तो शेषफल भी कितना, शेषफल आपका भी 1 ही आएगा। तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 1 1, यहाँ सीरीज चलेगा, ऐसे चलेंगे तो आपका 1 1 0 0 1 हो जाएगा, यानी कि 194 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में सी द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन में सी द राइट। चलिए आगे आगे चलते हैं। आपको तो ये सब पढ़े लिखे होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, आपको तो दिक्कतें नहीं हो रहा होगा ये सब बनाने के लिए, तो बस आपको देखना कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट है जी। चलिए 195, द लॉजिक गेट शो इन, ये किसको शो करता है, ये किसको शो करता है, तो आपको पता हो जाए नैंड गेट को शो करता है, ऑप्शन में सी द राइट हो जाएगा। चलिए 196 में आइए, राइट द बाइनरी नंबर, ठीक है ना, बाइनरी नंबर लिखना आपको 1 0 1 0 1 का, तो बड़ा सिंपल है आपको लिखने का। देखिए कैसे लिखा था, मैं आपको बताता हूँ। इसको शुरू से लिखिए 1 0 1 0 1 लिखिए। अब इसको 2 से 1 से स्टार्ट करिए, यहाँ 1 1 का दुगुना करिए तो 2, और 2 को दुगुना में करो तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करके तो 4, और 4 का तो 8, 8 का दुगुना 6 16। अब बताइए जहाँ जहाँ जीरो उसको छोड़ दीजिए, तो जीरो को हटा दिए कि नहीं। अब 16 4 कितना हो गया 20, और 20 में एक जोड़ दिए थे 21, यानी कि आपका राइट आंसर 21 होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा जी, डी 21 नहीं है आपका। चलिए 197 कहता है विथ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। अगर टेम्परेचर को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसकी रेसिस्टेंस कम जाता है। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है जी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे वह कंडक्टर की जैसा बिहेव करने लगता है। अगर टेम्परेचर आपको इसको कम करिएगा ना, तो इंसुलेटर की जैसा काम करने लगेगा सेमीकंडक्टर। यही तो एक मेन पकड़ना है आपको। तो 197 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस घटता है। ऑप्शन में बी द राइट सारे बच्चे मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे 198 का देखिए, इन ए ट्रांसिस्टर, ठीक है ना, एम्पलीफायर करंट गेन अल्फा एंड बीटा रिलेटेड एज। तो 198 का जो राइट आंसर होगा, तो सारे बच्चे सी मारिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटा बटा अल्फा बट्टा 1 माइनस अल्फा, सारे बच्चे बी सी पे मारेंगे, सारे बच्चे बी चलेंगे। चलिए सी पर, चलिए 199 देखिए, विच ऑफ द फ्लाइंग और द यूनिवर्सल गेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है, तो 199 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। किसको कहा जाता है, नॉर गेट को और नैन गेट को कहा जाता है। ठीक है ना, दोनों को कहा जाता है, नॉर गेट और नैन गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 200 को देखिए, 200 और 200 में क्या कहता है, ठीक है ना, तो 200 में आपका क्या कह रहा है देखिए 200 के आपका कह रहा है 200 क्वेश्चन नंबर में, द गिवन दैट द टेबल ऑफ द फोर विच लॉजिक गेट, ये किसके लिए है, तो ये किसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ही 200 का, वो ट्रूथ टेबल दो देख के बताना है आपको। तो 200 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रूथ टेबल को देखते हुए, तो आपका और गेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर आपका जो क्या होगा, यहाँ पर जो आपको बता रहे थे 195 का, ये जो आपका बताते हुए एंड गेट का बताते, गलती हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, एंड गेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 200 कितना दिखना, 201 को दिखना, द सिंबल शो इन फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये कौन सी गेट को दिखाता है। तो 201 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, कितना होगा बताओ जल्दी, फटाफट बताइए जल्दी। तो 201 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा ना, किसका, और गेट का ना। 201 किसको बतावेगा, 201 और ही गेट को बतावेगा कि नहीं, और गेट को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट। चलिए ठीक है, 201 का क्या हो जाएगा, बी, 201 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे 202 का देखिए, द सिंबल शो इन द फिगर, देखिए ये सिंबल आपको देखना होगा, ये कौन सी गेट को दिखाता है जी, तो ये कौन सी गेट का दिखाएगा, तो 202 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन सा, ए, यानी कि ये नॉट गेट को दिखाता है, नॉट गेट को, आपका ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, नॉट गेट को दिखाता है। चलिए
आगे 203 का कहता है विच फ्रिक्वेंसी रेंज इन द यूज फॉर द टीवी ट्रांसमिशन टीवी ट्रांसमिशन के लिए कितने फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज वाला। ठीक है, चलिए 204 के देखिए, फटाफट देखिए सारे बच्चे, फटाफट देखेंगे। द इफेक्टिव पावर, ठीक है ना, रेडिएटेड बाई एन एंटीना वेरी विथ वेव लेंथ इज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 204 का, वो 204 का पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी द राइट। सारे बच्चे पी चलेंगे, बी पर चलेंगे। पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ², बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपको यहाँ पर कर रखा है 205 में द सिंबल ऑफ द जेनर डायोड। जेनर डायोड को कौन है, तो आपका सारे बच्चे बी पर चलेंगे। बी पर बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल द फोटो डायोड। फोटो डायोड का कौन सा है, तो 206 का सारे बच्चे ए पर चलेंगे। ए पर फोटो डायोड है। चलिए 207 विच ऑफ द फंडामेंटली बेस लॉजिक गेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 207 का फंडामेंटली बेस लॉजिक गेट कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 207 का ऑल, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एंड और नॉट को बेसिक या फंडामेंटल कहा जाता है जी, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे 208 में हम लोग सारे बच्चे चलेंगे कि लॉजिक ऑपरेशन, जिसे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, और गेट के लिए क्या होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 208 का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। यानी ए प्लस बी बराबर वाई, यानी कि सारे बच्चे ए मारेंगे। ए सारे बच्चे ए पर चलेंगे, सारे बच्चे ए पर चलेंगे। ठीक है, चलिए 209 का देखिए, लॉजिक ऑपरेशन ऑफ द नॉट गेट के लिए लॉजिक ऑपरेशन क्या होगा, तो सारे बच्चे 209 का जो मारेंगे वो ऑप्शन पर बी मारेंगे। क्या, बी। ठीक है ना, बी आपका राइट होगा, बी। ठीक है ना, नॉट का होगा, ठीक है ना, ए ऊपर देंगे, बार का निशान देंगे और बराबर में लकीर देंगे वाई। ये आपका नॉट का दिखाता है, नॉट गेट का। किसको, नॉट गेट का। चलिए 210 लॉजिक ऑपरेशन ऑफ एंड गेट का लॉजिक ऑपरेशन क्या होगा, 210 के सारे बच्चे बी मारेंगे। बी इज द राइट हो जाएगा, वाई बराबर ए इंटू बी। चलिए 211 if two converging lengths of the equal focus distance f are in the contact with each other the focus distance of the coincident is कितना, तो सारे बच्चे मारेंगे बी 2f। अगर सेम फोकल लेंथ और दो लेंस को जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट क्या होता है, फोकल लेंथ दुगना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे सारे बच्चे 212 को देखेंगे, 212 को देखेंगे। कहता है ना द हेमिस्फीयर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक ऑफ द इमेज बाय हीप। तो क्या होगा, अगर आप आधा हेमिस्फीयर को क्या करिएगा, पेंट कलर कर दीजिएगा ब्लैक कलर के, तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी कम जाता है। यानी कि ऑप्शन में सारे बच्चे सी मारेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सी डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। 213 देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट एट ए जंक्शन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जीरो, जाने वाला आने वाला मिलाकर टोटल जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना जाएगा उतना तो आएगा ही ना जी। तो जाने वाला के लिए अगर पॉजिटिव लेते हो तो निकले वाला को निगेटिव, तो जोड़िएगा तो जीरो आएगा कि नहीं। तो सारे बच्चे सी डालिएगा, सी में। चलिए 214 देखिए, द फ्री स्काई हैज एंड डायरेक्ट्रिक्स, द फ्री स्काई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सारे बच्चे ए मारेंगे, सारे बच्चे ए 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना, सारे बच्चे ए मारेंगे। द फ्री स्काई हैज एंड डायरेक्ट्रिक्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 215 में द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिज्म, 215 का जो राइट आंसर हो जाएगा सारे बच्चे ए मारेंगे, ए। चलिए आगे 216 के देखिए, एम्पलीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 216 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। बिटवीन 0 और 1 के बीच में होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है ना। चलिए 217 देखिए, कहता है ना आपका कि यूज्ड एज ए लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इज। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में किसका यूज किया जाता है, किस डायोड का यूज किया जाता है, तो 217 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी द राइट हो जाएगा। सारे बच्चे सी मारेंगे, डेट मीन्स फोटो डायोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 218, चलिए देखो 218 द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, जो डायनेमो होते हैं किस पर आधारित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। सारे बच्चे बी मारेंगे, बी पर, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन पर। चलिए आगे देखिए आगे आपका क्या रखा है ना कि पीक वैल्यू ऑफ द 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है ना, आपको बताना 220 वोल्ट दिया हुआ है, आपको पीक वैल्यू बताना। तो पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि जो आरएमएस वैल्यू बराबर जो होता है वो I0/√2 होता है। तो इसी प्रकार से वोल्टेज वाला भी होता है। तो हमको समझो कि निकालना है तुमको मैक्सिमम वाला। ठीक है ना, पीक वैल्यू मैक्सिमम को बोलते हैं। तो तिरछी गुना करिएगा तो 200 × √2 यानी कि 200 × √2 हो जाएगा। सारे बच्चे मारिएगा बी, सारे बच्चे बी पर चलेंगे, बी पर।
सारे बच्चे बी मारिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। 220 में देखिए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कितना लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 220 का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। बताइए जल्दी, 220 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, बी इज द राइट हो जाएगा। कौन सा? बी इज द राइट हो जाएगा। एफ बराबर, ठीक है ना, किसके बराबर? एफ बराबर आपका हो जाएगा आई क्रॉस लेंथ करेंट, यानी कि लेंथ, ठीक है ना, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लेंथ एलिमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। चलिए 221 में आइए, सारे बच्चे 221 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए कौन करेक्ट है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 221 का, वो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, सी इज द राइट हो जाएगा। सी इज द राइट, 221 का सी इज द राइट हो जाएगा। पी बराबर बी स्क्वायर बटा आर आपका राइट हो जाएगा। चलिए 222 का देखेंगे। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज कैसा? तो सारे बच्चे इसको मारिएगा ड्रिफ्टिंग। ऑप्शन नंबर सी द राइट, सी इज द राइट, ठीक है ना। चलिए आगे 223 का, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल थ्रू एन एंगल थीटा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे बच्चे 223 को क्या मारिएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे 223 का ए मारिएगा, डब्ल्यू बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सारे बच्चे 223 का ए मारेंगे, ए इज द राइट आपका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे 224 का देखिए। 224 में आपका कहता है कि द मेजॉरिटी करेंट इन सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो 224 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में होल्स होता है, और जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में आपका होल, और एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। चलिए आगे आएंगे हम लोग 225 में। If N1 and N2 are the number of the turns in primary and secondary coils of a step अप ट्रांसफार्मर, तो बताना आपको, बताइए कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 बड़ा होता है N1 से जी, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा मिलना है ना। चलिए आगे आते हैं 200, ठीक है ना, 26 में। द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल अर्थ, तो कितना? 90 डिग्री नहीं बल्कि 45 डिग्री मारेंगे ना 226 का। तो 226 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आपका राइट हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल पूछा है, ऑफ द अर्थ पर पूछा है, तो आपका 90 डिग्री आपका राइट हो जाएगा। सारे बच्चे बी पर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे 227 का कहता है इन रे लाइट स्केटरिंग ऑफ द लाइट द इंटेंसिटी ऑफ द स्केट रेट लाइट इज द प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ इज द फॉर्म ऑफ। यहाँ पर रिलेट लाइट पढ़े होंगे आप लोग। तो 227 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सारे बच्चे 227 में सी मारेंगे। क्या मारेंगे? सी। सी आपका राइट हो जाएगा 1/4 लेमदा का 4, लेमदा का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा 227 का। चलिए आगे चलते 228 में। 228 में कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लाइंग द चार्जलेस पार्टिकल्स। द चार्जलेस पार्टिकल्स कौन है? तो सारे बच्चे मारेंगे फोटोन। प्रोटॉन नहीं मार दीजिएगा गलती से। 228 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी इज द राइट, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए 229 चलेंगे। द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वान्टिटी ऑफ द एनी रेडियो एक्टिविटी मटेरियल बिटवीन हाफ, ठीक है ना, हाफ, यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो आपका 229 का जो राइट आंसर होगा बी कहलाएगा, हाफ एज कहलाएगा, हाफ रेंज, हाफ टाइम जिसको बोलते हैं, हाफ एज कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 230 में। द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन रोटेटेड कितना करता है? तो 230 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा। सारे बच्चे बी पर चलेंगे, बी पर डब्ल्यू बराबर एम यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज द राइट हो जाएगा आपका। चलिए 231 का देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है क्या होती है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सारे बच्चे सी पर चलेंगे, सी पर। चलिए 232 का देखिए, 232 का आपका क्या रखा है ना कि द क्वांटिटी विच इज द सेम फॉर ईच कंडेंसर इन पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ द कंडेंसर। कहता है कि कंडेंसर पैरेलल में देखे होंगे तो क्या चीज़ सेम रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस सेम रहता है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। तो 232 का आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए 233 में आते हैं। कहता है इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस द इक्वापोटेंशियल सरफेस विल बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट, ऑन वाई जेड आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। याद रखना, सारे बच्चे सी मारेंगे, सारे बच्चे सी मारेंगे, सी इज द राइट 233 का। चलिए 234 देखिए। द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज इज द मेड
जो मीटर बीच का जो वायर तो किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। सारे बच्चे सी मारेंगे, सी। चलिए 235, द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द इंटरसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, सही संबंध क्या होता है? तो सारे बच्चे यहाँ पर डी मारेगा, डी इज द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बी बड़ा म्यू नॉट एच प्लस एम होता है, कहीं कभी एच की जगह आई भी रह सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 236 में आते हैं, सारे बच्चे 236 को देखेंगे। इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज एम देन द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन विल बी क्या? तो 236 का जो सारे बच्चे बी मारेंगे, बी एम स्क्वायर आपका राइट हो जाएगा। चलिए 237 कहता है टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कॉन्टेक्ट द इक्विवेलेंट लेंसेज, कैसा? अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को सटाइएगा जी तो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, बी आपका राइट, सारे बच्चे बी पर चलेंगे। चलिए 238 देखिए, इन कहता है इन रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज देयर इज अ लॉस ऑफ, कहता है कि रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में किसका लॉस होता है? तो 238 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा जी, एनर्जी का लॉस होता है। चलिए 239 टेंजेंट, आगे कहता है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द मैक्सिमम सेंसिटिविटी, ठीक है ना, व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज कितना? तो सारे बच्चे 239 का जो राइट मारिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन में बी द राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, 45 डिग्री होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट है ये आपका, लास्ट है, आपको थोड़ा सा देख लीजिए, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपको 240 का देखने की जरूरत है। कहता था पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल, चॉक कॉइल का पावर फैक्टर कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल, चॉक कॉइल का पावर फैक्टर कितना होता है? तो 240 का अपना राइट आंसर हो जाएगा जीरो, जीरो होता है पावर फैक्टर, कितना होता है चॉक कॉइल का? जीरो। 241 देखिए, द लास्ट बैंड ऑन द एंड्स ऑफ द कार्बन रेसिस्टेंस इज द गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी कितना? तो राइट आपका जो 5%, 5% होता है जी, याद रखिएगा। चलिए 242 में देखिए, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? तो 242 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। चलिए आगे, इन हॉट वायर एमिटर, हॉट वायर एमिटर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो डिफ्लेक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सारे बच्चे बी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। चलिए 244 देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, फटाफट देखिए, थोड़ा सुना और है, द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर आर। तो 244 का आपका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, सी द राइट, सारे बच्चे सी पे चलेंगे। आर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए के पावर 1/3, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग। 245 के सारे बच्चे देखेंगे, 245 के, ठीक है ना, द रीजन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन इज, तो सन में किस प्रकार का होता है? न्यूक्लियन फ्यूजन, फ्यूजन मारेंगे, सारे बच्चे बी पे मारेंगे, बी। चलिए 246 देखिए, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियर इक्वल टू 10 की पावर 17 जूल, 10 की पावर 17 जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 247 में रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस डायोड किस में ज़्यादा यूज होता है? तो आपका 247 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, जेनर डायोड, क्या मारेंगे? जेनर डायोड। चलिए 248 में, टू सोर्सेज ऑफ द लाइट और कोरेंट ऑफ द देयर फेस डिफरेंस, तो 248 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरेंट्स, कहता है ना, कोरेंट लाइट सोर्स के लिए फेस डिफरेंस क्या होता है जी? तो आपको मैं बता दूं तो 248 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सेम होता है, कोरेंट लाइट सोर्स के लिए फेस डिफरेंस कांस्टेंट होता है। चलिए 249, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्जेस इज इंडिपेंडेंट, किसकी इंडिपेंडेंट है? टाइम की इंडिपेंडेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 250 देख लीजिए, दो गो और बड़ा इंपॉर्टेंट, देख लीजिए एक नज़र देख लीजिए, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है? तो सबको पता है 5 = 2n पाई, ऑप्शन नंबर ए, सारे बच्चे 250 के ही मारेंगे। और लास्ट देखिए, द रेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ द लाइट, ठीक है ना, जो लाइट की जो फोटोन होती है उसकी एनर्जी का रेंज क्या होता है? तो 2.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से 4.8 इलेक्ट्रोवोल्ट तक, सारे बच्चे सी पर मारेंगे, सीधा राइट हो जाएगा, सी। तो इस तरह से मैंने 251 इस तरह से मैंने 251, ठीक है ना, बिना रुके हुए, ठीक है ना, करीब कितने घंटा, करीब आपको मैंने 1.5 घंटा में कंप्लीट कर दिया, जो मैंने 2 घंटा में बोला था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको बहुत ही सहायता मिलेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।